गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, उधर एक कनिष्क इंपॉर्टेंट हो गया मौर्य के बाद में, और इधर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से आ सकता है, बाकी ऑब्जेक्टिव आएगा। बात समझ रहे हैं ना? हम सब सिलेबस आपका देखे हैं, पूरा क्वेश्चन आप जितना नहीं देखते उससे ज्यादा हम देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त से भी आ सकता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इतना ऑब्जेक्टिव है कि सबको मिला दीजिएगा तो सब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसके लिए स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर भी बता रहे हैं कैसे होगा। तो सवाल 3 महत्वपूर्ण बनता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आ सकता है। पहला सवाल गुप्त वंश के जानकारी के स्रोत, ठीक है। दूसरा सवाल बन सकता है समुद्रगुप्त की उपलब्धि। तीसरा बन सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, है ना। तो ये 3 पर हम फोकस करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, माने सब्जेक्टिव दृष्टि से, और बाकी जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव उसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों पर टिप्पणी करें। देख ना, पहला सवाल हम यही दे दिए जानबूझ के, क्वेश्चन के रूप में दे दिए हैं, इसी टाइप से सवाल आएगा। तो सिंपल वही काम आपको करना है। क्या करना है? स्रोत में क्या करते हैं? स्रोत कई प्रकार के हो सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। कौवा अध्याय है 11। तो गुप्त साम्राज्य के जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख की चर्चा करेंगे। तो लिख दीजिएगा, इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण अभिलेख निम्नलिखित हैं, है ना। और इसमें सबसे पहले आएगा आपको समुद्रगुप्त का क्या क्या प्रयाग प्रशस्ति। भरिए। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसका है, इसके बारे में बहुत डिटेल आपको बता चुके हैं। इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का कौन था? राजकवि था, है ना। मोस्ट वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? सॉरी, किसके शासन काल में? रचना किसने किया? हरिसेन। हरिसेन कौन था? क्लियर है ना। उसके बाद है कुमार गुप्त का बलसड़ बिलसड़, उसको पढ़िए, वेरी गुड। भरिए। कुमार गुप्त का कौन सा अभिलेख है? बिलसड़ स्तंभ लेख। बिलसड़ स्तंभ लेख, विलसड़ स्तंभ लेख कुमार गुप्त का है। इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, है ना। और तीसरा है स्कंद गुप्त का कौन? भीतरी, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक बा। तो ये पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गया। तो 3 गो अभिलेख का नामे बताएं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमार गुप्त का बिलसड़, और स्कंद गुप्त का। अब उसके अलावा, है ना, तो लिखे हैं इसके अलावा गुप्त काल का जो मोहर मिला है, उससे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलेगी। सिक्का मिला है ना, वो भी इस काल के राजा महाराजा के बारे में जानकारी देंगे। कुषाणों के बाद गुप्तों ने ही सबसे बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए। शुरुआत किया यूनानी, भारत में सोने का सिक्के का प्रचलन किसने? सबसे अधिक जारी किया कुषाण, और उसके बाद गुप्त, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे कौन सी बजाते हुए? बीना बजाते हुए। तो सब कहानी सुनाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह गीत संगीत में रुचि रखता था, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से 4-5 लाइन खाली अभी पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिख सकते हैं कि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1 अभिलेख, सिक्के, मोहर, ओकरा बारे में 2-2 लाइन लिख दीजिए। बस अभिलेख में 3 नाम लिख दीजिए, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, है ना। सिक्का के बारे में बिना बजाते हुए दिखाया गया है, सोने का सिक्का जारी किया, है ना। गुप्तकालीन बहुत सारे मोहरे मिलते हैं, हो गया। इसे क्या लिखिए, ठीक है ना।
तो ये उसके बाद आते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत पर। कौन स्रोत पर? साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे पुराण हैं, उनका योगदान है उस काल की जानकारी के बारे में जानने का, जैसे वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, ये सब है। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम जो है, उनका एक नाटक का नाम है, किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसीलिए सब फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? वेरी गुड, विशाख दत्त। क्या नाम है? विशाख दत्त। बढ़िए, विशाख दत्त। बढ़िए, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जानबूझ के दे रहे हैं, इसमें से एक आधे को याद रह जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित हैं, हमें से 2-3 को नाम याद है, लिख दीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कोनो पूछ सकता, तो सबके याद करेगा पड़ी। चलिए, मुद्रा राक्षस, बिल्कुल सेम, विशाख दत्त। विशाख दत्त। कौमुदी महोत्सव, वज्जिका। वज्जिका, कौमुदी महोत्सव, वज्जिका। रघुवंशम, वेरी गुड। कुमार संभवम, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, चलिए। ठीक बा, ऐसे टॉपर दो लोगन कम से कम इंटर में, कौन बड़का बात है, सब विषय पढ़ावे के तैयारे बनी। अंग्रेजी एगो सलट लिया लोगन, ठीक बा। और बाकी में हमार गारंटी बा 95+ आ जाए, एकदम गारंटी। ईमानदारी से जितना पढ़ाओ उतनी घोर के पी जा लोग, खूब मेहनत करो लोग। का लागल बा, खूब मेहनत करो लोग, ना कि पढ़ाई के बाद एगो रहला कि ना पढ़े के पढ़ी, चलो अभी बहुत लंबा पढ़े के बाद, अभी तो शुरुआत बा तो नहीं के, तो शुरुआते गड़बड़ा जाए तो काम खराब हो जाए, आई में प्रोत्साहन मिल जाए, है ना। चलिए, तो ये कुछ साहित्यिक स्रोत हो गए। अब हम लोग कुछ विदेशी स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत से विदेशी लोग भारत आए उस समय में, गुप्त काल में, और उन लोगों ने जो है गुप्त काल के बारे में लिखा है, जैसे फाहियान का यात्रा वृत्तांत, इब्सिंग का यात्रा वृत्तांत, ये लोग हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास, शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, सबसे पहले गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। भरिए, गुप्त वंश के संस्थापक डैश थे, कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। किंतु इनको बने, इस वंश को शक्तिशाली बनाने वाले प्रथम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम अलग था, याद रखिएगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग था, द्वितीय ज्यादा महान था, विक्रमादित्य द्वितीय था। बात समझ रहे हैं ना। डैश ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ, 319 ईस्वी, ईसा पूर्व ना, 319 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ चंद्रगुप्त प्रथम के गद्दी पर बैठने के साथ हुआ। गुप्त संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 319 ईस्वी से, ठीक है। इसके बाद इसका जो बेटा था उसका नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त, जो कब गद्दी पर बैठा? 335 ईस्वी में शासक बना। समुद्रगुप्त कई सैनिक अभियान किए, इसी कारण इसे जो है भारत का नेपोलियन, भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक योद्धा के साथ साथ कवि एवं विद्वान भी था। इसके सिक्कों पर इसे क्या? बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इन्हें डैश भी कहा जाता है, कविराज। इन्हें क्या कहा जाता है? कविराज। चलिए, अब मान लिया आपसे समुद्रगुप्त के बारे में सब्जेक्टिव में सवाल आ जाए तो आराम से लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। पिता की मृत्यु के बाद, जानबूझ के लाइन बनाइए लोग अपने स्टाइल में, 335 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा।
इसने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियान किए, है ना। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह खुद विद्वान था, इसलिए इसको कविराज का भी उपाधि दिया गया है। हो गया, कितना लिखिएगा, आराम से 7-8 लाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिखिए इस तरीके से। अब चलिए समुद्रगुप्त के बाद, है ना, समुद्रगुप्त के बाद को लेकर के इतिहासकार में थोड़ा विभेद है। छोड़िए, इसको विभेद पे नहीं जाते हैं, इंटरव्यू पर आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य था वो शासक बना। भरिए, समुद्रगुप्त के बाद द्वितीय, तृतीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। यह गुप्त वंश का सबसे, कहा गया, शक्तिशाली, यह गुप्त वंश का सबसे कैसा राजा था, शक्तिशाली राजा था। इसके समय में गुप्त साम्राज्य शिखर पर पहुंच गया। इन्होंने शकों को परास्त किया, और भारत को शक के दास्ता से मुक्त करा दिया था। इसके बारे में हम अलग से क्वेश्चन बनाए हैं, पहले पूरा देख लिया जाए। चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त दो अन्य महत्वपूर्ण प्रभावशाली राजा हुए। कुमारगुप्त प्रथम ने डैश नालंदा, मोस्ट VVI, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, कुमारगुप्त। अब ध्यान दीजिए, स्कंदगुप्त, हुनों को परास्त किया किसने, याद रखिएगा, हुनों से देश को आजाद कराने वाला शासक कौन था, स्कंदगुप्त। VVI ऑब्जेक्टिव के लिए कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय, स्कंदगुप्त हुनों से, हुन विदेशी है, आक्रमण भारत पर किया, तो उससे उसको हराया कौन, स्कंदगुप्त। किंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में गुप्त वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, गुप्त वंश की विजय एवं उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में स्पेशल, है ना, पूरा जानकारी इनका हम लोग लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको बताएं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका बेटा था, समुद्रगुप्त का। बढ़िए, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की रानी, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी, यानी कि इसकी मां का नाम क्या हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय की मां का नाम क्या हो गया, दत्त देवी, का पुत्र था। इसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध और लड़ाई दोनों का सहारा लिया। मैंने जहां जरूरी हुआ, देखा कि मजबूत है और हमको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, ससुर बना लेते हैं, दामाद बना लेते हैं, बहनोई कुछ बना लेंगे, तो एगो रिलेशन हो जाएगा, तो हम पे अटैक नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जहां जरूरत हुआ वहां वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और जहां जरूरत हुआ वहां लड़ाई भी किया, है ना। इसने अपना विवाह उस समय के प्रसिद्ध नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से कर लिया। अपन विवाह किससे किया था, अच्छा, इसने अपनी पुत्री का विवाह, जो इसके नाम था प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह बकाटक नरेश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया, तथा अपने पुत्र का विवाह जो है कदम्ब राजवंश में किया। खुद अपना विवाह किया नागवंश में, बेटी का विवाह किया आपको वकाटक वंश में,
और बेटा का विवाह किया कदम्ब वंश। अब इतने बड़े बड़े वंश में शादी किया तो स्वाभाविक था कि उसके प्रबल शत्रु जो थे उसके मित्र हो गए, है ना। सैन्य दृष्टि से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शकों पर विजय प्राप्त करना। हुन पर स्कंदगुप्त, शक पर चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शकों पर विजय प्राप्त करके ही इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि किसके विजय पर किया? वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल युद्ध से ज्यादा कला एवं साहित्य के विकास का काल था। इसके दरबार में 9 विद्वानों की, भरिए 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे 9 रत्न कहा गया। क्या कहा गया है? 9 रत्न, जिसे 9 रत्न कहा गया है। इन 9 रत्न में कुछ प्रमुख नाम है, याद रखिएगा, कालिदास, धन्वंतरी आदि थे। चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री कौन? फा ह में हलंत य आकार न। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 415 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। तो जैसा भी सवाल आए इसी में से आपको जवाब लिख देना है, सारा महत्वपूर्ण बात इसमें हमने डाल दिया है। चंद्रगुप्त क्वेश्चन रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की जीवनी उपलब्धि इस टाइप से। तो किसका बेटा था, यानी इसके पिता का नाम, माता का नाम, है ना। उसके बाद इसने जो है अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए और विस्तारित करने के लिए वैवाहिक संबंध और विजय दोनों का सहारा लिया। इसने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से, बेटी का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से, बेटा का विवाह कदम राजवंश में किया, है ना। सैन्य दृष्टि से इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय शकों पर थी। शकों पर विजय प्राप्त करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, है ना। ये सब लिखिए। युद्ध के साथ साथ यह कला साहित्य का भी प्रेमी था। इसके दरबार में कौगो विद्वान, और उसी को 9 रत्न कहा जाता है, जैसे कुछ प्रमुख धन्वंतरी कालिदास वगैरह हो गए, है ना। अंत में चीनी यात्री फाहियान, मोस्ट वीवीआई कई बार पूछ लेगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हाँ, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 415 ईस्वी तक शासन किया। चलिए अब कुछ अन्य तथ्य देख लिया जाए। भरिए तेजी में। गुप्त संवत की शुरुआत द्वितीय प्रथम, वेरी गुड, का भराई प्रथम तो लिख नहीं था, चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 319। 319 में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम जन्म लिया था, गद्दी पर बैठा, क्या हुआ था? हाँ, बोलिए मत, तो सवाल घुमा दी। ये गद्दी पर बैठने के साथ गुप्त संवत का शुरुआत हुआ, जन्म लेने के साथ, तो कौन सी के साथ? गद्दी पर बैठा, उससे माना जाता है गुप्त संवत 319 में। चलिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? वेरी गुड, कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी, हाँ बोली ना, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा कौन सिक्के? स्वर्ण सिक्के। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म महायान शाखा से संबंधित है। जो अजंता का गुफा है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म के कौन शाखा से? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास, यानी कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऐसा हूं आपको बताए हैं, 9 रत्न, है ना, हाँ याद रहेगा। कालिदास किस भाषा के विद्वान थे? ये भी पूछ सकता है, किस भाषा के? संस्कृत, हिंदी, है ना। उसी तरह एक नाम बताएं, धन्वंतरी का नाम। और धन्वंतरी क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और 9 रत्न में शामिल थे, यानी यहां का भराएगा धन्वंतरी।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य का क्या नाम था? धनवंतरी। धनवंतरी है नु। चलिए, गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने कौन ग्रंथ का? पंचतंत्र की रचना किस भाषा में? हाँ, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में है ना, पहले बताए थे। इससे भगवान का जन्म तो सिंधु घाटी से ही है, लेकिन भगवान के लिए मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सब के सब मोस्ट VVI है, खूब पूछ ले एग्जाम में अपने लोगों को, है नु। इसीलिए इसको जरूर याद कीजिएगा, शॉर्ट हो लॉन्ग हो सब क्वेश्चन टच करके आना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, गुप्त संवत की शुरुआत किसके गद्दी पर बैठने से? शकों पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था और चांदी का सिक्का चलाया। नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? अजंता की गुफा किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। किस शाखा से? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे? संस्कृत। हमारा सवाल सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले धनवंतरी कौन थे? आयुर्वेदाचार्य। कुछ घुमा के पूछ सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने किस ग्रंथ की रचना की और इस किस भाषा में? मंदिर बनाने की कला का जन्म सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण। ये भी पूछ देगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा, हाँ, सांस्कृतिक उपलब्धि। याद देगा, कला साहित्य में विकास, यही होगा जवाब। लड़ाई के कारण नहीं, युद्ध विजय के कारण नहीं कहा जाता है। कला साहित्य देगा ऑप्शन में, या फिर यही दे देगा आपको सांस्कृतिक उपलब्धि, है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस तरह से आप लोग का प्राचीन भारत खत्म होता है। अब मध्यकाल शुरू करें, उससे पहले कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए, चाहे काम कीजिए, टेस्ट हो जाए। अगला सप्ताह में कौनो दिन टेस्ट हो जाइए, रह दी ओकरा बाद वाला सप्ताह, क्योंकि एग्जाम चलता। हाँ, तो भाई तनी पढ़त ल, घरे का करत ल, एक महीना से पढ़ावत नहीं। 25-30 गो से कम क्लास थोड़े भइल हो गया, 30 गो हो गए। बताओ, 30 क्लास के मतलब होला 1.25 महीना, छुट्टियों तो रहेला बीच में। आए 1.25 महीना खाली प्राचीन भारत पढ़े नहीं, तो नहीं कितना केहू के टाइम ना दिले रहनी। यहाँ तो 2 महीना में हिस्ट्री खत्म हो जाला, 2 महीना में। 1.5 महीना से तो नहीं खाली प्राचीन भारत पढ़ावत नहीं। बात पर समय पर बैच शुरू हो गल बा, तो डर नहीं के। वह तनी लेट से शुरू होला, अगस्त सितंबर में तो हड़। अभी तो मई चलता, जून ले तो नहीं के हिस्ट्री कैसे खत्म हो जाई। जुलाई अगस्त में पॉलिटी खत्म जा, अब तो पॉलिटी संगे नहीं चली, और अगस्त ले दोनों खत्म हो जाए, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर ले वो दोनों खत्म हो जाए ऐसे, ठीक बा ना। अगला सप्ताह से पॉलिटी चलेगा, नहीं बताए थे। सोमवार मंगल बुध हिस्ट्री, अभी अफे सुख, तो ठीक बात है। एगो टेस्ट तो नहीं के पेपर हम तैयार कर देता, नहीं जिन ज्यादा लेकर चले अपने ले लेम, बता के तो लेम ना, कहियो ले सकते नहीं, ठीक बा। चलो जा लोगन, अभियान ये लोगन ध्यान से देखल जाए।